कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखते हैं। कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट, इसके अंदर क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। अगर जब इररिडीमेबल डिबेंचर हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा? के डी इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई एन पी वन माइनस बाई टी। ये के डी क्या है? तो कॉस्ट ऑफ द डेट आफ्टर टैक्स है। आई क्या है? तो एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है। एन पी क्या है? तो नेट प्रोसीडिंग ऑफ द डिबेंचर्स है, या तो करंट मार्केट प्राइस है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। टी क्या होगा? तो टैक्स रेट होगा। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले सोना लिमिटेड ने इशू किया 12% इररिडीमेबल डिबेंचर 103 रुपये के हिसाब से, जिसमें 3 रुपये प्रीमियम है। पार के हिसाब से कितना है? 100 रुपये पार है। जो करंट मार्केट प्राइस है ये डिबेंचर की वो 94 रुपीज़ है। अगर कंपनी पे कर रही कॉर्पोरेट टैक्स 35% के हिसाब से, तो कैलकुलेट करके बताइए क्या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स की। तो फॉर्मूला लगाएंगे के डी इज इक्वल्स टू वन, के डी इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई एन पी वन माइनस बाई टी। ये आई के अंदर क्या होगा? तो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? तो 100 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। पार वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट होता है, तो 100 का 12% करेंगे तो 12 आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे एन पी कितना होगा? तो 94 होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस यहाँ पर लेनी पड़ेगी हमको 94, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 94। 1 माइनस बाई टी, टैक्स रेट कितना? 0.35 में से 0.35 मतलब 35% है, तो 1 में से माइनस करेंगे 0.35, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 12 से, और फिर डिवाइड 94 से करेंगे तो 0.08297 आ जाएगा, या तो इसको बोलोगे 8.30% आ जाएगा। रिडीमेबल डिबेंचर देखेंगे अप्रोक्सीमेट मेथड से, तो के डी इज इक्वल्स टू आई 1 माइनस बाई टी प्लस बाई आर बी माइनस बाई एन पी डिवाइडेड बाई एन डिवाइड में आर बी प्लस बाई एन पी डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। यहाँ पर आई क्या है? तो इंटरेस्ट पेमेंट है। एन पी क्या है? तो नेट प्रोसीडिंग, या तो करंट मार्केट प्राइस है। आर बी क्या है? तो रिडीमेबल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। टी है जो वो टैक्स रेट है जो कि एप्लीकेबल है टू द कंपनी। एन जो है वो रिमेनिंग लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स है। कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर्स, अगर यहाँ पर जो रिडीमेबल वैल्यू जो होगी डिबेंचर्स की, जिसके ऊपर प्रीमियम होगा, तो अगर वो उसके ऊपर भी टैक्स होगा, तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? के डी का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। आई प्लस बाय आर वी माइनस बाय एन पी डिवाइड बाय एन, होल के अंदर आर वी प्लस बाय एन पी डिवाइड बाय 2, और पूरे के अंदर 1 माइनस बाय टी कर देंगे हम लोग। ये कब करेंगे हम लोग? जब जो प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स होगा वो भी टैक्सेबल होगा, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। कंपनी जो इशू करी 10% डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से, जिसका प्रीमियम 10%, 1/4/2017 को मैच्योर्ड हो रहा है, 1/4/2022 को। जो डिबेंचर है वो रिडीम किए जा रहा है ऑन द मैच्योरिटी। कंप्यूट करके बताना कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर जो कि इशू किया, अज्यूम करना है 35% टैक्स रेट है। तो के डी का फॉर्मूला लगाएंगे आई 1 माइनस टी प्लस बाई आर बी माइनस बाई एन पी डिवाइड बाई एन, होल के अंदर करेंगे आर बी प्लस बाई एन पी डिवाइड बाई 2। तो आई कितना होगा? तो 100 का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 10 आ जाएगा। और फिर एन पी कितना होगा? तो एन पी मतलब नेट प्रोसीड्स, वो कितना आ रहा है? तो 100 का 110% करेंगे। क्यों? क्योंकि 10% प्रीमियम के ऊपर हमने ये क्या किए थे? इश्यू किए थे। तो 100 का 110% करेंगे तो कितना आएगा? 110 रुपये हमारे पास आए होंगे। और रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी? तो रिडीमेबल वैल्यू यहाँ पर कुछ दी नहीं है, तो इसके मतलब यहाँ पर क्या एज्यूम करेंगे कि 100 ही होगी। अगर कुछ दिया होता तो वो लेते, अगर मार्केट प्राइस दिया होता तो वो लेते। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो रिडीमेबल वैल्यू कितना होगा? 100 ही होगा। और एन कितना होगा? तो पीरियड होगा जो कि डिबेंचर्स का, वो कितने साल का? 2017 में करे थे, और मैच्योर हो रहा है 22 के अंदर, तो मतलब कितने हो गए? 5 साल हो गए। टैक्स रेट कितना आएगा? तो 35% दिया गया है। पूरे को लिखेंगे हम लोग, तो 10 1 माइनस बाई 0.35 प्लस बाय 100 माइनस बाय 110 डिवाइड बाई 5 करेंगे, और फिर डिवाइड करेंगे 100 प्लस बाय 110 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.28%। इलस्ट्रेशन दे देखते हैं। कंपनी जो इशू करे 10% डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से, पार के ऊपर 1/4/2012 के दिन जो कि मैच्योर्ड हो रहा है, 1/4/2022 के दिन कंपनी है वो कॉस्ट जानना चाहती है एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स की 1/4/2017 के दिन, जिसका मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स कितना है? 80 रुपीज़ है। कंप्यूट करके बताना कॉस्ट ऑफ द एक्जिस्टिंग डिबेंचर। अगर टैक्स रेट जो है वो अज्यूम किया जाता है 35% होगा, तो के डी इक्वल्स टू आई 1 माइनस बाई टी प्लस बाई आर वी माइनस बाई एन पी डिवाइड बाई एन, होल के अंदर क्या आएगा? आर वी प्लस बाई एन पी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आई कितना होगा? तो 100 का 10% करेंगे तो 10 आ जाएगा। एन पी मतलब एन पी कितना होगा? तो करंट मार्केट प्राइस होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस डिबेंचर का दिया गया है 80, तो 80 लिखेंगे। और आर वी रिडीमेबल रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी? तो अगर कुछ दिया ना हो तो रिडीम्पशन वैल्यू कितनी हो जाती है? 100 ही हो जाती है। तो यहाँ पर भी 100 ही हो जाएगी। नंबर्स ऑफ द ईयर कितना होगा?
जिसको हम लोग n बोलेंगे, तो वो कितना होगा 5 साल होगा। कैसे 5 साल होगा, 17 में क्या था, 17 का था और 22 के अंदर मैच्योर हो रहा है, तो कितना होगा 5 साल होगा। टैक्स रेट कितना होगा 35% होगा। केडी का फॉर्मूला लगाएंगे, केडी इज इक्वल टू 10 1 माइनस 0.35 प्लस बाय 100 माइनस बाई 80 डिवाइड बाई 5 करेंगे, और फिर होल के अंदर 100 प्लस बाई 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो इसका आ जाएगा 11.7%। YTM यील्ड टू द मैच्योरिटी अप्रोच देखेंगे, उसके अंदर क्या करना होगा, तो जो 0 ईयर होगा उसको क्या लेंगे हम लोग, करंट मार्केट प्राइस लेंगे, और जो 1 to 5 ईयर्स होगा उसके अंदर इंटरेस्ट लेंगे जो कि नेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आएगा। जो 5th ईयर होगा उसके अंदर रिडीमेबल वैल्यू लेंगे। एग्जांपल दिया गया है कि एक कंपनी इशू करे 10% डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से 1/4/2013 के दिन, और वो मैच्योर हो रहा है 1/4/2018 के दिन। जब कंपनी है वो बॉन्ड कर रही है, करंट मार्केट प्राइस कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग डिबेंचर, अगर मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर 80 हुआ तो अज्यूम करना 35% टैक्स रेट है। तो 0 के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो करंट मार्केट प्राइस कितने का है, तो 80 का है। 1 से 5 ईयर के अंदर हमने कितना इंटरेस्ट कमाया नेट ऑफ देखने का है, तो 100 का 10% होगा, और इसके अंदर से टैक्स माइनस करना पड़ेगा जो कि 35% है, तो 1 माइनस बाय 35 करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। रिडीमेबल वैल्यू कितनी होगी, तो वो 100 ही होगी। रिडम्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 100 ही होगी। कुछ दिया ना हो तो रिडम्शन वैल्यू कितनी होती है, 100 ही होती है। कैलकुलेट करके बताना है NPV। तो NPV कैसे निकालेंगे, तो 0 के ऊपर कैश फ्लो कितना आ रहा था, 80 आ रहा था। उसको यहाँ पर अज्यूम करके चलना है कि 10% पे कितना होगा और 15% पे कितना होगा। डिस्काउंटेड फैक्टर अज्यूम किए गए हैं 10% पे, तो 1 यहाँ पर आएगा, क्योंकि 0 के अंदर तो 1 ही होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो 80 आ जाएगा, और वैसे ही 15 के अंदर भी 1 ही होता है, तो उसके अंदर भी प्रेजेंट वैल्यू में 80 ही आ जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा। और 1 से 5 के अंदर कितना है, 6.5 का इंटरेस्ट कमाया है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.10 करेंगे, ऐसा 5 टाइम्स करेंगे, और फिर देखेंगे टोटल करके तो कितना आ रहा होगा, तो 3.791 आ रहा होगा। और 5th ईयर का देखेंगे 1 डिवाइड बाई 1.10, ऐसा फिफ्थ के अंदर देखेंगे 1 डिवाइड बाई 1.10 एक बार करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई दबाएंगे तो 5th आएगा, 5th ईयर आएगा, वहाँ तक उसका कितना वैल्यू हो जाएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर का 0.621 आ जाएगा। तो 6.5 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.791 से, तो 24.64 आ जाएगा। 100 को मल्टीप्लाई 0.621 से करेंगे तो 62.10 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 24.64, 62.10 और माइनस करेंगे 80 से, तो कितना आएगा, 6.74 आएगा। और फिर उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 3.352 आ रहा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.15 करेंगे हम लोग, और फिर इज इक्वल्स का बटन दबाएंगे। वैसे 5 बार अगर इज इक्वल्स का बटन दबाएंगे तो हमारे पास 0.497 आएगा, और सबका टोटल करेंगे 5 का तो कितना आ रहा होगा, 3.352 आएगा। और 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3.352 को, तो 21.79 आएगा। 100 को मल्टीप्लाई 0.497 से करेंगे तो 49.70 आएगा, और फिर टोटल करके देखेंगे तो माइनस में 8.51 आएगा। IRR की मेथड लगाएंगे हम लोग, तो IRR की मेथड से हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 12.21 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट देखना होता है, लोवेस्ट कितना परसेंट था, तो 10% था। और NPVL निकालना होगा, और NPVL में से NPVH माइनस करेंगे हम लोग, हायर में से लोअर माइनस करेंगे, और फिर हायर माइनस बाय लोअर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल में 12.21% आ जाएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बैंक IDB है जो इशू करी है 0 इंटरेस्ट डीप डिस्काउंट बॉन्ड, फेस वैल्यू जिसकी है 1 लाख रुपीज़ ईच, जिसको इश्यू किया जा रहा है 2500 के अंदर। रीपेमेंट जो है वो कितना है, 25 ईयर्स के बाद है। कंप्यूट करके बताना है हमको कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर। अगर कोई कॉरपोरेट टैक्स नहीं है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन 4 के अंदर Y0 जो है उसको क्या अज्यूम कर लेंगे, तो 2500 है वो Y0, और ये क्या है, इनफ्लो है। और Y25 यानी 25 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए की है। तो Y0 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 प्लस बाय आर। 1 प्लस बाय आर क्या है, मतलब इंटरेस्ट का फैक्टर है, और फिर कितने साल का है ये, 25 साल का है, तो 1 प्लस बाय आर, और रेस्ट में 25 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू Y25 की वैल्यू कितनी है, तो 1 लाख रुपीज़ की है। तो 1 प्लस बाय आर ऊपर होल टू द ब्रैकेट 25 इज इक्वल्स टू 1 लाख को डिवाइड करेंगे 2500 से, तो कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो ये जो रेस 2 के अंदर है 25, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 40 जो है उसको रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करेंगे। 40 कैलकुलेटर में लिख के रूट का बटन 12 टाइम प्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद -1 करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, और डिवाइड 25 से करेंगे, फिर +1 करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 12 टाइम प्रेस करेंगे, तो हमारे पास
1590 आएगा। इसमें से ये जो आर के साइड वाला 1 है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, उसको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। तो 1.1590 में से -1 करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0.159, या तो आप इसको बोलो 15.90%। उसके बाद आएगा इलस्ट्रेशन 5। RBML जो है वो प्रपोज़ करेगी कि वो सेल करेगी 5 ईयर्स बॉन्ड, 5,000 रुपये के हैं, एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पर एनम के बेसिस पे जो बॉन्ड है अमाउंट कर रहे हैं, अमोटाइज हो रहा है इक्वली ओवर इट्स यूज़फुल लाइफ के अंदर। जो कैलकुलेट करके बताना है हमको बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी फॉर द इन्वेस्टर्स। अगर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिनिमम रेट जो है रिटर्न का वो कितना है, 6% है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होगा, तो 5,000 होंगे, 5,000 का 0.08 करेंगे, मतलब ये 8% होगा। 5,000 का 8% करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा। सेकंड ईयर के अंदर देखेंगे तो 5,000 में से -1,000 करेंगे, क्योंकि 1,000 तो रीपे हो गए होंगे, तो अभी कितने बचेंगे, 4,000 बचेंगे। ये 4,000 के ऊपर 8% का इंटरेस्ट आएगा, तो वो 320 आ रहा है। और थर्ड ईयर के अंदर फिर 1,000 रीपे हो जाएंगे, तो 4,000 को माइनस करेंगे 1,000 तो 3,000 बचेगा, इसका 8% करेंगे तो 240 आ जाएगा। फोर्थ ईयर के अंदर 3,000 में से माइनस करेंगे 1,000 तो, और फिर उसका 8% करेंगे तो कितना आएगा, तो 160 आएगा। वैसे फिफ्थ ईयर के अंदर भी कर देना है, तो वो 80 आ जाएगा। अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होगी बॉन्ड की वो ज़ीरो हो जाएगी फिफ्थ ईयर के एंड के ऊपर। तो रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न कितना हो रहा है, 1,000 रुपये हर साल हो रहा है। तो आउटफ्लो जो होगा एवरी ईयर वो कंसिस्ट करेगा इंटरेस्ट पेमेंट प्लस बाय रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी इंटरेस्ट भी होगा और रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल भी होगा। तो फर्स्ट ईयर के अंदर देखेंगे तो 1,000 प्लस बाय 400 कितना होगा, 1,400 होगा। सेकंड ईयर के अंदर 1,000 प्लस बाय 320 तो 1,320 होगा। वैसे थर्ड ईयर के अंदर भी हो जाएगा, और वैसे ही फोर्थ ईयर के अंदर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ईयर वाइज लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, और कैश फ्लोज कितने आ रहा है, तो 1,400, 1,320, 1,240, 1,160, 1,080, ये कैसे आ रहे थे। तो ये यहाँ पर जो था 1,000 रुपये प्लस बाय 400 रुपये का इंटरेस्ट, 1,000 रुपये प्लस बाय 320 का इंटरेस्ट, वैसे करके आ रहा था। तो यहाँ पर कैश फ्लोज हमारे आ जाएंगे 5 साल के, और फिर उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना होगा, तो 6% जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है वही हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा। तो यहाँ पर 6% करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 1.06 करेंगे, इज इक्वल्स टू प्लस करेंगे तो 0.943 आएगा, फिर इज इक्वल्स टू प्लस करेंगे तो 0.890 आएगा। वैसे ही पूरे के अंदर करेंगे तो 5 ईयर्स तक के अंदर आएगा 0.747 आएगा। 1400 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.943 से तो कितना आएगा, 1320.2 आएगा। वैसे 1320 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.890 से तो कितना आएगा, 117.4.8। वैसे ही फिफ्थ तक का करेंगे तो फिफ्थ में कितना आ रहा है, 806.76, और टोटल करेंगे तो 5262.08 आ जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 3, एक कंपनी है जो इशू कर रही है 10,000 15% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स 100 ईच के हिसाब से जो मैच्योर हो रहे हैं 5 साल के बाद एट मैच्योरिटी। तो डिबेंचर होल्डर होता है वो, उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इक्विटी शेयर्स के अंदर। कौन से रेशियो में, 1:10 के रेशियो में 10 शेयर मिलेंगे हर एक डिबेंचर्स को। करंट मार्केट प्राइस जो है इक्विटी शेयर की वो 12 रुपये के हिसाब से है। एंड हिस्टोरिकल ग्रोथ जो है वो कितनी एक्सपेक्ट की जा रही है कि 5% होगी, कंप्यूट करके बताना है। कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर अज्यूम करना है 35% टैक्स रेट है। तो कैश वैल्यूज़ ऑफ द डिबेंचर्स कितनी है हमारी, तो 100 है। जो वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स है वो कितना होगा, तो हमको 10 दिए जा रहे हैं हर एक के बदले। तो 10 शेयर मल्टीप्लाई बाय उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितनी है, तो 12 की है, प्लस बाय 1 प्लस बाय 0.05%, 1 प्लस बाय 0.05%। ये क्या है, तो ये ग्रोथ रेट है। इसके अंदर हमको ग्रोथ रेट ऐड करनी पड़ेगी। तो ग्रोथ कितने साल तक की होगी, तो 5 साल तक के लिए बताई गए है। तो 1 प्लस बाय 0.05 रेस टू 5 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को 12 से तो 15.312 आएगा। इसको मल्टीप्लाई फिर 10 से करेंगे तो कितना आएगा, 153.12 आएगा। यहाँ पर कैसे करना है, तो 1 प्लस बाय 0.05, ये कितना आएगा, 1.05 आएगा। और फिर ये मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, फिर इज इक्वल्स टू करेंगे और इज इक्वल्स टू करेंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई फिर 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.312 आएगा। मतलब मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू किया तो ये स्क्वायर हो गया, फिर इज इक्वल्स टू किया तो क्यूब हो गया, फिर इज इक्वल्स टू किया तो 4 टाइम्स हो गया, फिर इज इक्वल्स टू किया तो 5 टाइम्स हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 15.312 आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 153.12 आ जाएगा। तो 153.12 जो है वो रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगी
क्योंकि वो हायर है कैश ऑप्शन से एंड वो मोर एट्रैक्टिव भी है इन्वेस्टर्स के लिए, इसलिए वो लोग ऑप्ट कर पाएंगे इसको। अभी यहाँ पर KD का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस्ट ऑफ द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए। वन कैसे निकालेंगे, तो I1 माइनस बाई टी प्लस बाय RV माइनस बाय NP डिवाइडेड बाय N, पूरे के अंदर RV प्लस बाय NP डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। 15 था इंटरेस्ट, 1 माइनस बाय टैक्स कितना था 35% था, तो वो लिखेंगे 0.35। 15 कैसे था, तो 100 का 15% करेंगे तो 15 आ जाएगा। और ये 153.12 हमने RV फाइंड आउट किया, इसमें से माइनस करेंगे NP जो कि कितना होगा 100 होगा, और फिर डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 साल का ही है ये, मैच्योर 5 साल के बाद होने वाला था, इसलिए 5 साल का ही है ये। और फिर होल में क्या डिवाइड करेंगे, 153.12 प्लस बाय 100 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये एवरेज करेंगे इसका RV प्लस बाय NP का, तो ये हमारा आ जाएगा 16.09%। इसका अल्टरनेटिव हम लोग कौन से मेथड से कर सकते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू मेथड से भी कर सकते हैं। अभी हमने जो किया था वो अप्रॉक्सीमेट मेथड से किया था। कॉस्ट ऑफ द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं, तो कॉस्ट ऑफ द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर KP इज इक्वल्स टू PD डिवाइडेड बाय PO। PD क्या होगा, तो एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड होगा। PO क्या होगा, तो नेट प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स होगा। इलस्ट्रेशन 6 देखते हैं, XYZ एंड कंपनी जो इशू करिए 2010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ द 100 ईच, 95 रुपीज़ ईच के हिसाब से जब कैलकुलेट करके बताना कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। KP इज इक्वल्स टू PD डिवाइड बाई PO। KP इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2000 करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 2000 करेंगे तो कितना आएगा, 2000 सेल्स है तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, और फिर उसका 10% करेंगे तो कितना आएगा, एक मिनट। और यहाँ पर पर शेयर का निकालना होता है, किसका निकालना होता है, यहाँ पर पर शेयर का निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या है 100 है, तो 100 के ऊपर ही निकालेंगे, 100 रुपीज़ ईच का है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, तो PD हमारा कितना आ जाएगा 10 आएगा। और फिर डिवाइड में क्या करेंगे, तो 95 रुपीज़ ईच का है तो 95 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि PO कितना आएगा 95 आएगा, तो 10 डिवाइड बाय 95 करेंगे तो 10.53 आ जाएगा। अगर NLG इश्यू करिए प्रेफर्ड स्टॉक 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसका जो स्टेटेड कर रहा है डिविडेंड 12 रुपीज़ के हिसाब से, फ्लोटिंग कॉस्ट जो है वो 3% है, तो कैलकुलेट करके बताना कॉस्ट ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर्स। तो PO जो होगा उसमें से हमको फ्लोटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तो PO कितना था, तो 100 था, 100 में से 3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, KP इज इक्वल्स टू PD डिवाइड बाई PO। PD कितना आ जाएगा, तो 100 का 12% करेंगे, कितना था स्टेटेड डिविडेंड, उसने कितना यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया, उसने डायरेक्ट 12 ही दे दिया था कि 12 का डिविडेंड दे रहा है, तो हमको डायरेक्ट की वैल्यू मिल गई है, 12 का डिविडेंड है, उसको डिवाइड करेंगे किससे 97 से, तो हमारा कितना आएगा 12.37% आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देखेंगे, तो KP इज इक्वल्स टू PD प्लस बाय RV माइनस बाय NP डिवाइड बाय N, होल के अंदर RV प्लस बाय NP डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो PD क्या है, तो एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड है, RV क्या है, तो रिडीम्पशन वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर है, NP क्या है, तो नेट प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर है, N क्या है, तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रेफरेंस शेयर है। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं, XYZ लिमिटेड है जो इश्यू करिए 2010% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच के हिसाब से 95 ईच के ऊपर, जो कंपनी है वो प्रपोज कर रही है रिडीम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स एट द एंड ऑफ द 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू। कैलकुलेट करके बताना कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पर KP लिखेंगे, KP इज इक्वल्स टू PD प्लस बाय RV माइनस बाय NP डिवाइड बाय N, और पूरा होल के अंदर डिवाइड करेंगे RV प्लस बाय NP डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर कितना है 10 आएगा। PD कैसे 10 आएगा, तो 100 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, प्लस बाय जो RV है रिडम्पशन वैल्यू वो कितनी होगी, तो रिडीम्पशन वैल्यू कितनी होगी, तो दी नहीं है तो 10 दी नहीं है तो कितनी होगी 100 होगी, क्योंकि यहाँ पर 100 के ऊपर इश्यू किया था तो 100 की रिडम्पशन वैल्यू होगी। और अभी कितने पे NP है नेट प्रोसीडिंग, तो 95 रुपीज़ मिल रहे हैं हमको, तो 95 लिखेंगे हम लोग, और फिर डिवाइड किससे करेंगे, तो 10 साल का है तो डिवाइड N से करेंगे, तो N कितना था 10 साल, तो डिवाइड 10 से करेंगे, और फिर होल में डिवाइड क्या करेंगे, तो RV प्लस बाय NP का जो एवरेज होता है वो करेंगे, तो RV प्लस बाय NP डिवाइड बाय 2 वो कितना है 100 प्लस बाय 95 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10.77% आएगा अप्रॉक्स। डिविडेंड प्राइस अप्रोच देखेंगे तो KE इज इक्वल्स टू
के ई क्या है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, के ई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई पी जीरो। के ई क्या होता है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है, डी जो होता है वो क्या होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड होता है, इसको डी वन भी लिख सकते हैं। पी जीरो जो है वो मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी होता है, या तो एक्स डिविडेंड बोल सकते हो आप। अर्निंग प्राइस अप्रोच के अंदर क्या लिखेंगे तो ई डिवाइड बाई पी। ई क्या है तो करंट अर्निंग्स पर शेयर है, और पी क्या है तो मार्केट प्राइस पर शेयर है। ग्रोथ अप्रोच या तो गॉर्डन मॉडल देखेंगे तो के ई इज इक्वल टू डी वन प्लस बाई जी डिवाइड बाई पी जीरो है। तो यहाँ पर डी वन क्या है तो डी ज़ीरो, उसके अंदर वन प्लस बाई जी कर देंगे, यानी ग्रोथ ऐड कर देंगे तो हमको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड मिल जाएगा। पी ज़ीरो क्या आएगा तो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर आएगा। जी जो है वो क्या है ग्रोथ रेट है ऑफ द डिविडेंड, कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड है। अभी के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला जो है अगर फ्लोटिंग चार्ज होगा तो क्या लिखेंगे तो डी वन डिवाइड बाई पी ज़ीरो माइनस बाय एफ। फ्लोटिंग माइनस कर देना है पी जीरो में से और फिर प्लस कर देना है जी जो ग्रोथ होगी वो। इलस्ट्रेशन लाइन देखते हैं, कंपनी है जो पेड कर रही है डिविडेंड ₹1 पर शेयर के हिसाब से, फेस वैल्यू जो है वो 10 है लास्ट ईयर के अंदर, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर। कैलकुलेट करके बताना कॉस्ट ऑफ द इक्विटी अगर मार्केट प्राइस 55 हुई तो के ई इज इक्वल टू डी वन डिवाइड बाई पी जीरो प्लस बाई जी। तो डी वन कितना आएगा, यहाँ पर हमको कौन सा डिविडेंड दिया गया था तो लास्ट ईयर का डिविडेंड दिया गया था, तो वन के अंदर इसके अंदर ग्रोथ ऐड करनी पड़ेगी तो वन, और फिर ब्रैकेट के अंदर वन प्लस बाय 0.1, क्योंकि 10% की ग्रोथ है इसलिए 0.1 करेंगे आप लोग, तो 1.1 की ग्रोथ आ जाएगी, ऐड कर देंगे उसको वन के अंदर से। तो कितना, और फिर मल्टीप्लाई विथ वन से करेंगे, और फिर डिवाइड किससे करेंगे 55 से। ये पी ज़ीरो जो है वो कितना था, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 55 था इसलिए उससे करेंगे, और फिर प्लस वन, यानी ये ग्रोथ है कितनी की है 0.1 की ग्रोथ है तो वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। कि ई एस्टिमेटेड एस्टिमेशंस ऑफ द ग्रोथ रेट अगर देखेंगे एवरेज मेथड से तो वो कैसे होगा तो करंट डिविडेंड जो है डी ज़ीरो इज इक्वल टू डी एन वन प्लस बाई जी होल्स टू द ब्रैकेट एन कर देंगे। ग्रोथ रेट देखेंगे तो रूट के अंदर देखेंगे डी ज़ीरो डिवाइड बाई एन माइनस बाय वन कर देंगे, तो यहाँ पर डी ज़ीरो क्या है तो करंट डिविडेंड है, डी एन क्या है तो डिविडेंड इन द एन ईयर्स अगो, यानी एन ईयर्स अगो में कितना डिविडेंड मिल रहा है। जो ग्रोथ रेट है उसका फॉर्मूला क्या होगा तो बी मल्टीप्लाई बाय आर होगा। यहाँ पर बी क्या होगा तो अर्निंग्स जो है रिटेन की जा रही है रेट के ऊपर वो होगा बी। अर्निंग्स रिटेंशन रेट जो होगा वो क्या होगा बी होगा। ये क्या होता है प्रपोर्शन ऑफ द अर्निंग्स जो अवेलेबल की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है एज ए डिविडेंड, वो होगा यहाँ पर बी, मतलब रिटेन अर्निंग की बात करिए बी के अंदर। और रेट ऑफ रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न जो होता है फंड इन्वेस्टेड के अंदर से उसको आर बोलेंगे हम लोग। रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसको क्या बोलेंगे आर बोलेंगे। फंड जो भी इन्वेस्ट किया है उसके अंदर से जो भी रिटर्न मिल रहा है उसको हम लोग आर बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा बी मल्टीप्लाई बाय आर करेंगे। बी क्या है तो रिटेंशन रेट है अर्निंग्स का, और आर जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है फंडेड इन्वेस्ट जो फंड इन्वेस्ट किया गया है उसका। तो ग्रोथ कैसे फाइंड आउट करेंगे बी मल्टीप्लाई बाय आर करेंगे तो हमको जी मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। मिस्टर मेहरा है वो परचेस कर रहा है शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड 1000 रुपीज़ के अंदर। यहाँ पर रियलाइज यील्ड अप्रोच की बात की जाएगी। ही रिसीव्ड कर रहा है डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स। 5 साल के अंदर वो डिविडेंड 5 साल तक वो डिविडेंड रिसीव कर रहा है। कितने रेट पे 10% के रेट पे। 5th ईयर के एंड पे वो सोल्ड कर रहा है अल्फा लिमिटेड के शेयर्स कितने के अंदर 1128 के अंदर। हमको कंप्यूट करके बताना है क्या होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज़ पर द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करेंगे IRR जैसा ही करेंगे, 2 फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर इसने एक ही फैक्टर निकाल के प्रेजेंट वैल्यू दिखा दी है तो कोई बात नहीं, मैं एक ही फैक्टर निकाल के प्रेजेंट वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पर इसने 12% ही दिखाया है डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर EL दे दिया है 1 2 3 4 5। डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको हर साल कितना मिल रहा है 5 सालों तक उसको 10% डिविडेंड मिल रहा है। तो 1000 का 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 का 10% करेंगे तो कितना आएगा 100 रुपये। तो हर साल 100 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है 5 सालों तक मिलेगा। तो और फिर 6th ईयर के अंदर उसने क्या किया है बेच दिए। कितने में बेच दिए 1128 के अंदर बेच दिए। तो सबका डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे। 1 डिवाइड बाय 1.12 करेंगे तो कितना आएगा 0.893। वैसे ही फिर इज इक्वल्स टू करेंगे तो कितना आएगा 0.797 और इज इक्वल्स टू करते जाएंगे 5th ईयर तक कितना आएगा 0.567 आएगा। और ये जो 6th लिखा है ये भी 5th ईयर ही है।
तो यहाँ पर भी कितना फैक्टर आएगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.567 आएगा। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो कितना आएगा, प्रेजेंट वैल्यू 89.3, 79.7, और वैसे ही फिफ्थ ईयर के अंदर भी 56.7, और जो बेच दिया 1128 उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.567 से तो कितना आएगा 639.576, और टोटल करेंगे तो 1000.076 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 12% जो होगा वो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। ईएल दे दिया है 1 2 3 4 5, डिविडेंड पर शेयर दे दिया है, प्राइस पर शेयर दे दिया है एट द बिगिनिंग। हमको निकालना पड़ेगा चारों ईयर का यील्ड। तो फर्स्ट ईयर के अंदर देखेंगे तो D1 प्लस बाय P1 डिवाइड बाय P0 करेंगे। तो D1 किसको लेंगे हम लोग, तो ये जो 1 दिया है उसको लेंगे, जो सेकंड ईयर के अंदर 1 दिया गया है उसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 1 दिया गया है फर्स्ट ईयर वो Y0 हो जाएगा, सेकंड ईयर जो होगा वो Y1 हो जाएगा, थर्ड ईयर होगा वो Y2 हो जाएगा, फोर्थ ईयर Y3 हो जाएगा, और फिफ्थ ईयर Y4 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो D1 होगा वो कौन से ईयर का होगा, तो सेकंड ईयर का जो है डिविडेंड 1 रुपीज़ वो हो जाएगा। और फिर जो P1 प्लस करेंगे वो कितना होगा, तो 9.75 होगा, क्योंकि प्राइस पर शेयर जो सेकंड ईयर का है वो हमारा P1 हो जाएगा। उसको फिर डिवाइड किससे करेंगे, P0 से। P0 कितना आएगा, तो प्राइस पर शेयर जो फर्स्ट का दिया गया है 9 वो आ जाएगा। तो इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा 1.1944 आ जाएगा। वैसे सेकंड ईयर के अंदर देखेंगे तो सेकंड ईयर के अंदर D2 प्लस बाय P2 डिवाइड बाय P1, तो यहाँ पर क्या है 1, जो थर्ड D2 जो है वो कितना है, D2 जो है वो कितना है 1 है, प्लस बाय P2 कितना है, तो P2 है 11.50, और P1 कितना है 9.975। और यहाँ पर सर इंस्टीट्यूट में आंसर रैंक किया गया है, और वो उसको देखना पड़ेगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको।